हेलो दोस्तों, केडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं विद्युत रसायन। आज हम यानी चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तीसरा केमिस्ट्री में विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सही बातें देखने को मिलेगी। मतलब एक कॉन्सेप्ट पे क्या रहेगा, ये चैप्टर क्या रहेगा, बेस रहेगा। आज हम इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि लास्ट में आके ये चैप्टर आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। देखो, विद्युत रसायन, सबसे पहली बात आती है इस चैप्टर का मतलब क्या है कि विद्युत रसायन क्या होता है। देखो, विद्युत का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा, और रसायन का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है जो बैटरी वगैरह होता है, मोबाइल की बैटरी होती है, सेल होते हैं, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ रासायनिक ऊर्जा होती है और आपको ऊर्जा देखने को मिलती है, तो वो आपकी रासायनिक ऊर्जा है। और विद्युत ऊर्जा आपको पता ही होती है। ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा यानी कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक केमिकल एनर्जी। तो जब आप विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर संबंध करोगे, परस्पर संबंध का मतलब यह है कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करोगे और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करोगे, मतलब दोनों का परस्पर क्या करोगे, संबंध करोगे। उसी संबंध को आप क्या बोलोगे, विद्युत रसायन, बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ गई आपको, यानी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर संबंध ही क्या कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। इस बात को मैं लिखता हूं। हाँ दोस्तों, हमने सीधे सेक्शन लिख दिए कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा परस्पर संबंध रासायनिक विज्ञान की जिस भी शाखा में कर रहे हो उसी को आप क्या बोल रहे हो, विद्युत रसायन के रहे हो। यानी कि आप विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का संबंध जिस भी आप ब्रांच में कर रहे हो किसी रासायनिक की, उसे आप क्या बोल रहे हो, विद्युत रसायन बोल रहे हो। ठीक है। तो यानी इसमें हम दो पैटर्न में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप जब रासायनिक ऊर्जा से किसमें जाओगे, विद्युत ऊर्जा में जाओगे, रासायनिक ऊर्जा से किसमें जाओगे, विद्युत ऊर्जा में जाओगे। और एक दूसरा हम कर सकते हैं कि जब आप विद्युत ऊर्जा से किसमें जाओगे, रासायनिक ऊर्जा में जाओगे। दो पार्ट को आप क्या कर सकते हो, चैप्टर में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आप रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करोगे, एक विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। यानी कि ये चैप्टर हम दो यूनिट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पहली यूनिट हम जब पढ़ेंगे जब हम रासायनिक ऊर्जा से क्या करा रहे हो, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो, और एक बात हम जब करेंगे जब आपको विद्युत ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा कर रहे हैं। दोनों चीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक ऊर्जा किसमें जा रहे हैं, हम विद्युत ऊर्जा में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रासायनिक ऊर्जा से जब आप विद्युत ऊर्जा में जाओगे तो आप पढ़ोगे विद्युत रासायनिक सेल, उसे आप बोलोगे विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं या वोल्टेज सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसमें आप सिर्फ ये करोगे जब आप रासायनिक ऊर्जा से क्या करोगे, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करोगे। फिर आप दूसरा इसमें पढ़ोगे जब आप विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जाओगे तो आप पढ़ोगे वहां विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है ना। तो जब वहां क्या करोगे, आप विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करोगे। तो इन दोनों बात को मैं लिखता हूं। हाँ दोस्तों, सीधे सेक्शन लिख दी गई है। देखो, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, केमिकल एनर्जी में जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब गैल्वेनिक सेल भी या वोल्टेज सेल भी। एग्जांपल आपको डेनल सेल, जैसे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ये डेनल सेल है। ये आपके टॉर्च वगैरह में देखने में क्या करता है, काम में आ जाता है। फिर आता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो अब हम पहली यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा किसमें जाएंगे, विद्युत ऊर्जा में जाएंगे। मतलब विद्युत रासायनिक सेल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और एग्जांपल कौन से लेके चलेंगे, डेनियन सेल का। आई बात समझ में। तो अब डेनियल सेल से हम समझेंगे कि आप विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त
करते हैं। ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं डीएनए सेल के बारे में। ठीक है ना, डीएनए सेल के बारे में समझते हैं। ठीक है ना। देखो, अब आपको डीएनए सेल के क्या करना है, निर्माण समझना। डीएनए सेल किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से बनाया जाता है, और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में किस तरीके देखने को मिलती है, एक एक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी का भी सेल बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेनी पड़ती है। आज बात समझ में, अगर आपको किसी का भी सेल बनाना है तो आपको कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कौन सी होती है, 2 होती है। एक होती है एनोड और दूसरी होती है आपकी कैथोड। सही है। तो डीएनए सेल बनाने के लिए आपके पास 2 इलेक्ट्रोड लेनी है। वो 2 इलेक्ट्रोड कहेंगे लेंगे आप, एक तो लेते हैं जिंक की इलेक्ट्रोड और एक लेते हैं कॉपर की इलेक्ट्रोड। आप 2 इलेक्ट्रोड लेते हो, एक जिंक की इलेक्ट्रोड और एक कॉपर की इलेक्ट्रोड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिंक की इलेक्ट्रोड लेके आए, ये आपकी क्या है, जिंक की इलेक्ट्रोड। और एक कौन सी इलेक्ट्रोड लेके आए आप, कॉपर की इलेक्ट्रोड। ये आपकी है कॉपर की। सही है ना। अब 2 इलेक्ट्रोड ले आए, डीएनए सेल बनाने के लिए भागते भागते जिंक की इलेक्ट्रोड भी ले आए, कॉपर की इलेक्ट्रोड ले आए। हमने कहा आपसे कि भाई आपको डीएनए का सेल बनाना है, हमने कहा 2 इलेक्ट्रोड लेके आओ, तो हमने कहा जिंक और कॉपर की चाहिए, आपको जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड ले आए। पहली बात समझ आ गई। अब दूसरी बात समझो, जोन सी भी आप इलेक्ट्रोड लेके आए हो, जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड लेके आए हो, कॉपर की इलेक्ट्रोड लेके आए हो, तो आपको जिंक की इलेक्ट्रोड को जिंक के बीलन में डुबोना है और कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर के बीलन में डुबोना है। बीलन का मतलब तो समझते ही हो, जैसे बीलन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहता है, बीलन कराता है। ये बात आपको मैंने सेकंड चैप्टर में अच्छे तरीके समझा रखिए। सही है। तो अगर आप जिंक के इलेक्ट्रोड को लाए हो तो आपको जिंक का बीलन में इसको डुबानी पड़ेगी। जो कि आपका जिंक का जो बीलन है, सबसे अच्छा जो बीलन होता है वो होता है जिंक सल्फेट का बीलन। दूसरा बीलन होता है जिंक सल्फेट का बीलन। जिंक सल्फेट का बीलन, जो ये आपका है, ये है जिंक सल्फेट का विलन ZnSO। ठीक है ना। और वो कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वो 1 मोल होना चाहिए। और वो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड लाई है तो आपको कॉपर के बीलन में डुबाना पड़ेगा। तो कॉपर का सबसे अच्छा बीलन होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। तो इसमें आप कौन सा बीलन भरोगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का बीलन। ठीक है ना। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत ऊर्जा आएगी या नहीं आएगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसको पता करने के लिए हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक धारा मापी G से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो सिर्फ हमें यह बताएगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड मध्य धारा उत्पन्न हुई है या नहीं हुई है। वो गैलोमीटर ये मतलब धारा मापी आपको ये बता देगा। सही है ना। अब यहां क्या होगी, कुछ केमिकल अभिक्रिया क्या होगी, यहां चालू होगी, कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, यहां चालू हो जाएगी। कैसे चालू होगी, ध्यान सुनो। यहां आपके पास क्या है, जिंक की इलेक्ट्रोड है, यहां कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक की इलेक्ट्रोड की आयनन कराने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, कॉपर से। क्या बोलना मैंने बोला कि जिंक की इलेक्ट्रोड की आयनन कराने की क्षमता ज्यादा होती है, किससे, कॉपर से। यानी जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो मजबूरी में
तो मजबूरी में उस कॉपर को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। नहीं समझ में आई बात? दोबारा समझो। एक जिंक की इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर की इलेक्ट्रोड है। मैंने कहा कि इन दोनों में जिंक की इलेक्ट्रोड की आयनन कराने की क्षमता, बोले तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो क्षमता होती है वो कॉपर से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जिंक अपने में से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो मजबूरी में कॉपर को वे इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? ग्रहण करने पड़ेंगे। आई बात समझ? तो जिंक के पास देखिए जिंक कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? तो अगर जिंक के हम अगर परमाणु क्रमांक पे जाए तो जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, इलेक्ट्रॉन विन्यास में रहता है 2, 8, 18, 2। तो इसकी बातम कोष में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक अपने में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इस जिंक के इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सही है? यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे कहानी से, अब कोई भी इलेक्ट्रोड अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने में से इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? निकाल रही है। तो इलेक्ट्रॉन का की हानि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस इलेक्ट्रोड पर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? हानि हो रही है, ह्रास हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन की हानि या इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना। सही है? उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ये आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। बोले तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर यहां देखें तो इधर क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, उस इलेक्ट्रोड का जो नाम होगा वो होगा आपका एनोड। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर आप ऑक्सीकरण करवा रहे हो, उस इलेक्ट्रोड का जो नाम होता है वो होता है एनोड। यानी कि आपका लेफ्ट में क्या है? आपकी एनोड। यानी ये क्या है? आपका एनोड। सही है? कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहां गए? यहां आ गए। सही है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? सही है? तो पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण जो ये है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस तरीके से हुई है। पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। तो आपके पास क्या थी? जिंक की इलेक्ट्रोड थी, इस टाइम पर सॉलिड में थी। सही है? जिंक ने क्या कर दिए? जिंक ने अपने में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। सही है? और जब जिंक अपने में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगी? हानि हो जाएगी, जिससे उसके पास देखो जिंक के पास 30 नंबर पे है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 30 ही है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भी कितने इसके पास? 30 ही है। ये बात आप समझते हो कि परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है। अब जिनके पास में आपने जिंक ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने बचे होंगे इसके पास? 28। और प्रोटॉन अभी 30 के 30 ही होंगे। सही है ना? तो यानी कि अगर देखें तो इन दोनों में किसका चार्ज ज्यादा है? प्रोटॉन का आवेश ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है। तो यहां लिख देंगे हम Zn2+। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्रोटॉन की 2 पावर की क्षमता ज्यादा आ गई है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलते तो Zn3+ आएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता तो Zn+ आएगा। अब वो Zn+ कहां चला जाएगा? आपके इस सोल्यूशन के अंदर, बोले तो एक्वास, इस सोल्यूशन के अंदर। तो ये Zn2+ इस सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। सही है ना? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, जैसे जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या बना? Zn2+। और वो Zn2+ किस में चला गया? आपका बीलन के अंदर चला गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए?
इस कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास। अब वो इन दो इलेक्ट्रोड को स्वागत करने के लिए इसमें आपके पास क्या है, कॉपर और सल्फेट है। तो सॉल्यूशन के अंदर से, इस विलेन के अंदर से कॉपर 2+ उन दो इलेक्ट्रॉन को लेने जाएगा, उनका स्वागत करने जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ग्रहण हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहे हैं। सही है। और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं, उसे हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। बोले तो रिडक्शन। तो यहां क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, तो इसे हम बोलेंगे अपचयन। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अगर हम यहां से अपचयन अभिक्रिया देखें, अपचयन क्योंकि देखो ये तो आधा सेल एरिया और आधा सेल एरिया, तो हम बोल सकते हैं इसे अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया में देखिए तो सॉल्यूशन में से Cu2+ गया, उन दो इलेक्ट्रॉन को क्या करा, ग्रहण करा, और क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। यानी कि Cu2+ किस में गया था, विलेन में से गया था, एक्वास में से गया था। उन दो इलेक्ट्रॉन क्या करा, उसने ग्रहण करा, और कॉपर क्या बन गया, सॉलिड बन गया, मतलब ठोस बन गया। और वो सॉलिड आपका इस तरीके से यहां ऐसे जगह जाए, कॉपर सॉलिड। अब मेरा मतलब ये है कि यहां इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया है, यहां इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया है। अब यहां इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया है, तो अब यहां विद्युत धारा देखने को मिलेगी, हाँ या ना। कि अगर आप चैप्टर नंबर अगर फिजिक्स में तीसरा पढ़ा हो तो आपको पता है कि आवेश के चलने से आपको विद्युत धारा देखने को मिल जाती है। तो यहां वही बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का चलना, आवेश का चलना, तो इलेक्ट्रॉन के चलने से यहां विद्युत धारा देखने को मिलेगी, हाँ या ना। क्योंकि आपके आवेश ने गति कर दी है, तो आपको विद्युत धारा देखने को मिलनी चाहिए। और आवेश की गति, इलेक्ट्रॉन की गति कैसे, इस दिशा। सही है। इसका मतलब यह है कि आपका इलेक्ट्रॉन तो चल गया, तो विद्युत धारा आपको देखने को यहां नहीं मिलेगी। अब कहेंगे क्या नहीं मिलेगी, अभी आपने बोला कि आवेश के चलने से विद्युत धारा देखने को मिल जाती है, आवेश ने गति करी, विद्युत धारा क्यों नहीं देखने को मिल रही है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के दो कंडीशन होती है। एक तो कंडीशन होती है कि आवेश का चलना जरूरी है, जो यहां कंडीशन अप्लाई होगी। परंतु दूसरी कंडीशन ये है कि आवेश का एक पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, एक पूर्ण पथ कंप्लीट होना चाहिए, परिपथ भी क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया और यहां के रुक गया, परंतु यहां गति तो हो गई, परंतु इलेक्ट्रॉन का पूरा पथ, पूरा परिपथ, पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहां अभी विद्युत धारा देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहां क्या कर देंगे, यहां हम एक लवण सेतु क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और एक लवण सेतु हम क्या बोल देंगे, KCl भर देंगे। क्या भर देंगे, KCl। अभी बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, काम क्या होता है। तो अभी देखो, और ये क्या आपका लवण सेतु है, और इसमें आप क्या भरोगे, इसमें आप अगर जेल भरोगे। क्या भरोगे, अगर जेल। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको यहाँ विद्युत धारा देखने को मिल जाएगी। विद्युत धारा क्यों देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब जब आपका परिपथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। अब यहाँ विद्युत धारा की अगर दिशा देखें, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगी, तो विद्युत धारा आपको इस दिशा में उत्पन्न, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, विद्युत धारा ऐसे। सही है, यहां तक समझ में आ गया। ये आपका क्या हो रहा है, ये लेफ्ट में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं।
और ये आपकी क्या है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, क्योंकि इतना सेल क्या है आधा काम कर रहा है, वो इतने में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। अगर यहां गौर से करें तो यहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो रहा है साथ साथ हो रहा है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रही है तो कोई सी दूसरी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन ले रही है। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो रहे हैं साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा है साथ साथ हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, इसे हम बोलते हैं श्वेता रिडॉक्स अभिक्रिया में बोल सकते हैं। ये आपके यहाँ रिडॉक्स अभिक्रिया भी क्या हो रही है साथ साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे आप रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है दोनों साथ साथ हो रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया और अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, यानी कि अगर हम देखते हैं सेल अभिक्रिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं सेल अभिक्रिया, कि सेल अभिक्रिया कैसे होगी। तो आपके पास ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है Zn, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे और क्या बन गया था Zn2+ बन गया था, अभी पता चला है। अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया ने उसको ऊपर गया था विलयन में से, उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे थे ग्रहण करे थे और क्या बन गया था कॉपर सॉलिड बन गया था। अगर यहां से सेल अभिक्रिया लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटे तो यहां गया Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वास विलयन, और यहां से Zn2+ एक्वास में गए और कॉपर क्या हो गया था आपका सॉलिड हो गया। ये आपकी क्या हो गई सेल अभिक्रिया हो गई। अब इसका कभी कभी नंबर में आता है कि सेल निरूपण भी आपको लिखना आना चाहिए, कि सेल निरूपण, सेल निरूपण सही है। तो सेल निरूपण में आपको देखो तो इधर क्या है आपका एनोड है, इधर आपका क्या है कैथोड, सॉरी जिसमें आपको अपचयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, क्या बोलते हैं कैथोड। तो इधर आपका एनोड है, इधर आपका कैथोड है, तो आप इस तरह एनोड लिख सकते हो, इधर आप कैथोड लिख सकते हो, इधर आप कैथोड लिख सकते हो। इनके बीच में आपका ये लवण सेतु है, ये आपका लवण सेतु रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका कार्य क्या होता है मैं अभी बात करते हैं, ठीक है ना। अभी आप इतना समझो। अब एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में जिंक की इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर क्या बना रही है Zn2+ बना रही है, और वो Zn2+ किसमें गया था एक्वास में गया। तो ये बात किस पे चल रही है आपकी एनोड पर चल रही है। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड में विलयन में से Cu2+ जा रहा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है, विलयन में से गया और कॉपर क्या बना रहा है सॉलिड बना रहा है। तो ये आ गया आपका सेल निरूपण, ये आपका क्या है सेल निरूपण है। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, अगर आपको इसका थ्योरी सेक्शन चाहिए ना, मैं हर बात बोलता हूं कि अगर आपको हर एक चीज की थ्योरी सेक्शन चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको अलग से इसका पीडीएफ बना के आपको थ्योरी क्या कर दूंगा वो करा दूंगा, ठीक है ना। आपको जितनी चाहिए इसकी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे लवण सेतु के कार्य की, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं लवण सेतु के कार्य। देखो सबसे पहले लवण सेतु का कार्य होता है, लवण सेतु विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। ये बात आपको तो पता चलेगी कि लवण सेतु क्या करता है, उस सर्किट को क्या करता है कंप्लीट करता है जिससे इलेक्ट्रॉन पूरा परिपथ घूम जाता है, जिससे हमें विद्युत धारा देखने को मिल जाती है। परंतु दूसरी बात को थोड़ा समझना, दूसरी बात क्या कहता है उसको समझना, थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। देखो समझो, दूसरा कहता है लवण सेतु दोनों अर्धसेलों के विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। गया ऊपर से, सुनो, लवण सेतु दोनों अर्धसेल का मतलब जो होता है ऑक्सीकरण अर्धसेल और अपचयन अर्धसेल, दोनों अर्धसेल के विलयनों की, जो उसके अंदर विलयन पड़े जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, उनके विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। समझो बात, देखो आपके पास क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है, यहां देखते हैं, और आपके पास कॉपर की इलेक्ट्रोड, ये आपकी होगी जिंक की इलेक्ट्रोड, और ये होगी आपके पास कॉपर की।
इस जिंक के इलेक्ट्रोड को आपने जिंक के बीलन में डुबो दिया, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को आपने कॉपर सल्फेट के बीलन में डुबो दिया। यहां आपका क्या है, ये आपका जिंक सल्फेट का बीलन है, वो कितना है 1 मोल है, सही है। और यहां आपका क्या है कॉपर सल्फेट का बीलन है, वो भी कितना है आपका 1 मोल है। फिर आपको करंट को देखने के लिए आपने यहां क्या कर दिया, एक धारामापी कनेक्ट कर दिया, फिर आपने लवण सेतु कनेक्ट कर दिया, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट कंप्लीट कर सके। और हम बात कर रहे हैं लवण सेतु का कार्य। इस लवण सेतु के बीच में हमने क्या भर दिया, अगर अगर जेल बल दिया, KCl। अब बात करते हैं कि ये दोनों अर्ध सेलों के बीलन की विद्युदाशीलता बनाए कैसे रखता है। अभी हमने पढ़ा है कि जिंक की इलेक्ट्रॉन अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालती है, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालती है सोल्यूशन में क्या जाता है, Zn2+ जाता है। ये बात आपको पता है, सही है। तो जिंक की इलेक्ट्रॉन बार बार 2 इलेक्ट्रॉन निकालती जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालती जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालती जाएगी, और सोल्यूशन में Zn2+ की पावर बढ़ती जाएगी, Zn2+ की पावर बढ़ती जाएगी, Zn2+ की पावर बढ़ती जाएगी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपना आकार खोकर अपने आकार क्या करती रहेगी, बदलती कम हो जाएगा। इसका आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये बात है, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, चढ़ के आती रहेगी, कम होती जाएगी। उधर क्या हो रहा है, उधर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और सोल्यूशन में से Cu2+, क्योंकि यहां पता है कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इसमें Cu+ और कॉपर माइनस, तो सोल्यूशन में से Cu2+ उन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, स्वागत करने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि विलयन में किसकी पावर बढ़ी होगी, SO4 की पावर की माइनस की पावर क्या हो रही, बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ रही होगी, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि विलयन में से Cu क्या चले गए, ऊपर चले गए। तो विलयन के अंदर 2 लोग थे, एक तो कॉपर और एक सल्फेट। कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने चला गया, और क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। और जो कॉपर सॉलिड वो आपको ऐसे है, मोटे पर में दिखाता हुआ दिखाई देगा, परंतु विलयन में दूसरा लोग बचेगा, कौन सा बचेगा, SO4। तो इसके अंदर SO4 की माइनस की पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इतना बताओ, इतना समझ में आ गया। दोबारा समझो, जिंक अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो जैसे जिंक अपने में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से जैसे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ क्या बन गया, Zn2+ बन गया। अब वो Zn2+ किसमें चला गया, बीलन में चला गया। उधर 2 इलेक्ट्रॉन, उधर 2 इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने कौन गए, कॉपर 2U+ गए, 2 इलेक्ट्रॉन का स्वागत करा, कॉपर क्या बन गया, सॉलिड बन गया। और कॉपर सॉलिड इस फॉर्म में क्या हो गया, जम गया। और जब कॉपर सोल्यूशन में से चला गया, तो SO4 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्लस की पावर तो चलेगी 2 इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने। समझो बात। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे त्यागता रहा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रोड पूरी खत्म हो जाएगी, और जब ये इलेक्ट्रोड पूरी खत्म हो जाएगी, आपका सेल काम करना बंद कर देगा। तो ये तो हमारी नेचुरल प्रॉब्लम है कि भाई इलेक्ट्रॉन लाए थे, इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और इलेक्ट्रॉन आपकी क्या होगी, पूरी समाप्त हो गई, और आपके सेल करना काम बंद कर दिया। ये तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। परंतु एक रीजन और है, दूसरा रीजन सुनो। इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप एक ही दिन सेल लेके आते हो, अगले दिन वो सेल बेकार हो जाता है। भाई 5 बजे सेल लेके आए और डाला घर के अंदर, और काम खत्म, अगले दिन देखा सेल नहीं चल रहा, तो उसमें आपकी ये इलेक्ट्रोड तो एकदम से खत्म नहीं होगी, उसमें आपकी ये वाली इलेक्ट्रोड एकदम से तो खत्म नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा प्रोसेस देखने को मिला होगा जिसमें वो सेल खराब भी हुआ। बस उसी के बारे में क्या कर रहा हूं मैं, बात करने जा रहा हूं। देखो समझो, जैसे जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो सोल्यूशन में Zn2+ की पावर क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो सोल्यूशन में Zn2+ की पावर ज्यादा होने के कारण आपको पता है कि प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो जैसे यहां Zn+ की पावर ज्यादा बढ़ेगी, तो Zn+ ज्यादा होने के कारण जो ऊपर से Zn2+ अब जब ये आएगा बीलन में, तो ये Zn2+ की पावर ज्यादा होने के कारण ये इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षण कर देगा। मतलब अब हम Zn2+ को लेना पसंद नहीं करने का।
जब Zn2+ बीलन के अंदर नहीं जानेंगे तो समझो क्या जिंक के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। जब जिंक के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे क्योंकि Zn2+ बनना है, Zn2+ बीलन में जा नहीं रहा क्योंकि अंदर Zn+ की पावर क्या हो गई, ऑलरेडी पहले से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो आपका इलेक्ट्रॉन, जिंक के इलेक्ट्रॉन निकलने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जब जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाएंगे, ना इलेक्ट्रॉन की गति, ना इलेक्ट्रॉन का पूरा सर्किट कंप्लीट, और विद्युत धारा खत्म हो जाएगी, सेल काम करना बंद कर देगा। वैसे केस इस प्रकार से होगा कि जैसे बीलन में से Cu2+ जा रहे हैं तो बीलन के अंदर SO4 की माइनस की पावर ज्यादा बढ़ रही है। तो जब SO4 माइनस पावर ज्यादा हो जाएगा तो वो माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और बीलन में से जाने से क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन का स्वागत भी नहीं होगा, जिससे सिंपल सी बात है वहां आपका इधर से जाए इधर से जाए, दोनों की बात क्या आ गई, एक जैसी ही आ गई। इधर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता, 2 न्यूट्रॉन निकाल सकता, उधर मजबूरी है कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेने जा नहीं सकता। तो अब हम क्या करें, ये तो आपकी नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपकी समस्या बन गई सेल के अंदर। ये तो सेल के अंदर ऐसा ही कि भाई सेल लेकर आए, आज से 10 दिन बाद सेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सुविधा करने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने अपना एक स्पाइडर मैन डाल रखा है इसके अंदर, और इस स्पाइडर मैन का नाम है KCl। अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनो, लवण से तुम जैसे जैसे आपका बीलियन में, इस बीलियन में Zn+ की पावर, Zn2+ की पावर बढ़ेगी, Zn2+ का अत्याचार बढ़ेगा, तभी वहां भागता हुआ K पे प्लस होता है, सेल पर माइनस होता है, तभी वहां भागते हुए क्लोरीन के 2 परमाणु Zn- आएंगे और इससे रिएक्ट करेंगे और बन जाएगा ZnCl2, और ये ZnCl2 ऐसे नीचे बैठ जाएगा। और जब ZnCl2 नीचे बैठ जाएगा तो इन Zn+ की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सेल में आपके Zn+ फिर आने चालू हो जाएंगे, और आपका सेल काम करना फिर दोबारा चालू कर देगा। उसी प्रकार अगर आप इधर देखो तो इधर बीलियन में से Cu4 2 माइनस नहीं जा रहे, तो जैसे यहां SO4 का अत्याचार बढ़ेगा तभी वहां भागता हुआ कारण कौन आएगा, 2K आएगा, K के 2 आयन आएंगे, 2 परमाणु आएंगे, तो 2K मिलकर क्या बना देंगे यहां K2SO4, और वो K2SO4 ऐसे नीचे जमा हो जाएगा। फिर आप यहां से Cu4 Cu2+ फिर उन 2 इलेक्ट्रॉन स्वागत करने जा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों के विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। जो ये KCl है ये दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। जैसे यहाँ Zn2+ का अत्याचार बढ़ेगा जब ही वहां Cl आ जाएगा और Zn-Cl2 नीचे बिठा देगा, और जैसे यहाँ SO4- का अत्याचार बढ़ेगा तभी वहां K जाएगा और K2SO4 बना के पोटेशियम सल्फेट बना के उसको नीचे बिठा देगा और आपकी विद्युत उदासीनता बनाए रखेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और मिलते हैं हम इससे नेक्स्ट वीडियो में।